जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ढंग से पढ़ना। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे कंट्री के लिए जो सबसे बड़े एडवांटेज की चीज़ है वो है उसकी डाइवर्सिटी। हर एक लेवल पे, हर एक चीज़ में हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के मामले में हमारी कंट्री ह्यूजली डाइवर्स है। रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे कंट्री में हाई लेवल की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फ्लोरा एंड फौना के मामले में हमारी कंट्री वन ऑफ दी हाईली डाइवर्स कंट्रीज में से एक कंट्री है। आप किसी भी चीज़ को उठा लो, उस चीज़ में हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। बात अगर की जाए फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो अर्थ के ऊपर जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सब हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। मतलब एक तरीके से फिजिकल फीचर्स के मामले में भी हमारी कंट्री ह्यूजली डाइवर्स है। जैसे नॉर्थ में माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, द ग्रेट हिमालयाज। फिर हिमालयाज से नीचे आओगे तो नदर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, लंबे चौड़े नदर्न प्लेन्स। वेस्ट में अगर जाओगे तो थार डेजर्ट देखने को मिलता है। साउथ साइड में जाओगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। और फिर हमारे अपने आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। मतलब एक तरीके से अर्थ के ऊपर जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो सब हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। और ये जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इनमें हाई लेवल का फिजिकल वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंड मासेस। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अगर देखें तो आज से लगभग 600-700 मिलियन ईयर्स अगो पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ था। एंशिएंट लैंड मास है और आज की डेट में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स एज वेल। मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू में आज की डेट में कोई भी सीस्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही, ना कोई अर्थक्वेक आ रहा, ना कोई लैंडस्लाइड आ रही। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। और ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। जब हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था तो 3 टाइप के रॉक्स के बारे में पढ़ा था। एक होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरी होती हैं इग्नियस रॉक्स और तीसरी होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए हिमालयाज के बारे में, नदर्न प्लेन्स के बारे में, तो ये जो हिमालयाज हैं, नदर्न प्लेन्स हैं, दे आर ऑफ मोस्ट रीसेंट ओरिजिन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए हैं हिमालयाज, बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए नदर्न प्लेन्स। हिमालयाज की अगर बात करें तो कुछ 60 मिलियन ईयर्स अगो हिमालयाज फॉर्म हुए। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे 60 मिलियन ईयर्स अगो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये जो हिमालयाज हैं ये यंग माउंटेन्स हैं, बहुत रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। और हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल जोन में लाई करते हैं। अनस्टेबल जोन में लाई करते हैं इसका मतलब क्या है? हम आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हिमालयाज की हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। हिमालयाज के अंदर खूब सारी सीस्मिक एक्टिविटी होती है, खूब सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, खूब सारे लैंडस्लाइड्स आते हैं। हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। लेकिन हिमालयाज यंग माउंटेन्स हैं और इनमें एक से एक ऊंची पीक देखने को मिलती है, एक से एक डीप वैली देखने को मिलती है और कई रिवर्स इन हिमालयाज में से ओरिजिनेट होती हैं। वैसे ही नदर्न प्लेन्स बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए और ये जो नदर्न प्लेन्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे सभी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में, लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि अर्थ के ऊपर जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो सब हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स हैं। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंड मासेस एंड आज की डेट में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स एज वेल एंड इट इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। वहीं हिमालयाज की अगर बात करें तो दे आर यंग माउंटेन्स, बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। और ये जो हिमालयाज हैं ये अनस्टेबल जोन में लाई करते हैं। वैसे ही नदर्न प्लेन्स बड़े यंग हैं, बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए हैं और नदर्न प्लेन्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से बने हुए हैं। अब अपन एक एक करके देख लेते हैं इंडिया के सभी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। पहले तो ये कि कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया में। 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। कौन कौन से? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थ में है हिमालयन माउंटेन्स, उनके नीचे लंबे चौड़े ब्रॉड नदर्न प्लेन्स। साउथ साइड में जाओगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्ट में जाओगे तो इंडियन डेजर्ट। हमारे अपने कोस्टल प्लेन्स हैं और हमारे अपने आइलैंड्स हैं।
6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे इंडिया में। कौन कौन से? हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। अब एक एक करके इन सभी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। और ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये यंग माउंटेन्स हैं। ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए हिमालयास। ये जो हिमालयाज हैं दे आर फोल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स हैं, समझ में आता है। ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? देखो एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या कि एक तरफ से यूरेशियन प्लेट जो है वो मूव कर रही थी। एक तरफ से यूरेशियन प्लेट मूव कर रही थी, यूरोप और एशिया वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव कर रही थी, और दूसरी तरफ से हमारी जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही थी। यूरेशियन प्लेट एक तरफ से आ रही थी और दूसरी तरफ से आ रही थी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सी वाटर था, ओशन था, और इस सी के बेस पे खूब सारा सेडिमेंट डिपॉजिटेड था। जैसे जैसे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आने लगी तो ये जितना भी सेडिमेंट था ये कंप्रेस होने लग गया, ये भिजने लग गया, ये दबने लग गया, और कंप्रेस होने की वजह से ये जो सेडिमेंट है इसमें फोल्ड्स पड़ने लग गए, और ये प्लेट्स इतना पास आ गई कि ये जो सेडिमेंट है ये कंप्रेस होकर एक माउंटेन के फॉर्म में खड़ा हो गया। अब क्योंकि ये जो सेडिमेंट है ये फोल्ड होने की वजह से माउंटेन की शेप ले रहा है, और इसी शेप को अपन बोलते हैं हिमालयाज। इन्हीं माउंटेन्स को अपन बोलते हैं हिमालयाज। ये जो हिमालयाज हैं ये सेडिमेंट के फोल्ड होने की वजह से अपने अपराइट पोजीशन में आए हैं, इसलिए हिमालयाज को बुलाया जाता है फोल्ड माउंटेन्स। मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जब कोई सेडिमेंट कंप्रेस होता है और फोल्ड होकर एक माउंटेन के शेप में खड़ा हो जाता है तो उस माउंटेन को बुलाया जाता है फोल्ड माउंटेन। हमारे हिमालयाज भी ऐसे ही फॉर्म हुए, इसलिए हिमालयाज को क्या बुलाया जाता है? फोल्ड माउंटेन बुलाया जाता है। बड़ा सिंपल। एक तो हमारे हिमालयाज यंग माउंटेन्स हैं, दूसरा हमारे हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स हैं, और हिमालयाज जो हैं वो नदर्न साइड में लाई करते हैं, इंडिया के नदर्न बॉर्डर को फॉर्म करते हैं। माउंटेन्स की जो रेंज है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करती है। इंदस से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालयाज लाई करते हैं। मैप में देख लेते हैं अपन, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो इधर है ये इंदस रिवर, ये इंदस रिवर है, और इधर बिल्कुल ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंदस और ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारे जो हिमालयाज हैं वो रन करते हैं। वेस्ट से लेके ईस्ट तक में हमारे हिमालयाज जो हैं वो रन करते हैं। और ये जो हिमालयाज हैं दे आर दी लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स, सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं, सबसे ऊंची ऊंची पीक्स इन्हीं हिमालयाज में देखने को मिलती हैं। एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स। रग्ड माउंटेन बैरियर्स का मतलब क्या है कि एक सेम शेप के नहीं हैं, कहीं थोड़े ऊंचे हैं कहीं थोड़े नीचे हैं, रग्ड माउंटेन्स हैं। एंड दे फॉर्म एन आर्क, आर्क के शेप में हमारे हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं। देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ऐसे सीधे सीधे नहीं है, एक आर्क के फॉर्म में रन करते हैं हमारे हिमालयाज। दो तीन बेसिक चीज़ें, क्या बेसिक चीज़ें हैं? एक तो हिमालयाज जो हैं वो यंग माउंटेन्स हैं, बड़ा रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। फोल्ड माउंटेन्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो सेडिमेंट फोल्ड हुआ उस फोल्ड की वजह से हमारे हिमालयाज फॉर्म हुए हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स हैं। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं, ऊंचे माउंटेन्स हैं, रग्ड माउंटेन बैरियर्स हैं, और एक आर्क के फॉर्म में रन करते हैं। डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो हिमालयाज 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। विड्थ की अगर बात की जाए, चौड़ाई की अगर बात की जाए, तो कश्मीर में हिमालयाज की चौड़ाई है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में हिमालयाज की चौड़ाई है 150 किलोमीटर। मतलब एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि हिमालयाज जो हैं वो कुछ इस शेप में रन करते हैं, ऐसी शेप में रन करते हैं। ये बेसिकली क्या है? हिमालयाज की शेप है, एक आर्क फॉर्म में है। डिस्टेंस कितना कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। कश्मीर में अगर देखोगे तो विड्थ कितनी है? 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करोगे तो विड्थ कितनी है? सिर्फ 150 किलोमीटर। कुछ इस शेप में हमारे जो हिमालयाज हैं वो रन करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें यही याद हो जानी चाहिए। हिमालयाज माउंटेन्स जो हैं वो यंग माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं, ऊंचे माउंटेन्स हैं, एक आर्क के फॉर्म में रन करते हैं। डिस्टेंस कितना कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर। और विड्थ की अगर बात करें तो कश्मीर में विड्थ है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में विड्थ है 150 किलोमीटर।
और इन हिमालयाज़ में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है, हाइट का वेरिएशन भी देखने को मिलता है। और जनरल पैटर्न ये है कि ईस्टर्न हाफ के जो हिमालयाज़ हैं वो वेस्टर्न हाफ के हिमालयाज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंचे हैं। जो ज़्यादा ऊंची पीक्स हैं हिमालयाज़ की वो ईस्टर्न हाफ में देखने को मिलती हैं। इधर अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो ईस्टर्न हाफ के हिमालयाज़ हैं इनमें ज़्यादा ऊंची पीक्स देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालयाज़। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। यंग माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स हैं, आर्क के फॉर्म में रन करते हैं और कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 2400 किलोमीटर। और ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, ईस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालयाज़ में ज़्यादा ऊंची पीक्स देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालयाज़। ये जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये 3 पैरेलल रेंजेस से मिलके बने हुए हैं। हिमालयाज़ में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है, पहले इसको अपन डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखो मार्कर को फॉलो करो। ये सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, इसके नीचे है लद्दाख रेंज, इसके नीचे है जंस्कार रेंज। इन तीनों रेंजेस को भूल जाओ। इसके नीचे आपको एक कंटिन्यूस सी रेंज दिख रही होगी, ये कंटिन्यूस सी लाइन दिख रही होगी, ये हमारे हिमालयाज़ की एक रेंज है। फिर इसके नीचे देखोगे तो टूटी टूटी सी लाइंस दिख रही होंगी, ये हमारे हिमालयाज़ की दूसरी रेंज है। और फिर इसके नीचे आओगे तो कुछ और टूटी टूटी लाइंस दिख रही होंगी, ये हमारे हिमालयाज़ की तीसरी रेंज है। इन 3 पैरेलल रेंजेस से मिलके बने हुए हैं हमारे हिमालयाज़। हिमालयाज़ में कितनी रेंजेस हैं? 3 पैरेलल रेंजेस हैं। कुछ इस फॉर्म में है कि सबसे ऊपर वाली रेंज जो है वो कंटिन्यूस है, फिर नीचे वाली थोड़ी टूटी टूटी है, और जो उससे नीचे वाली है थोड़ी और ज़्यादा टूटी हुई है। और ये 3 पैरेलल रेंजेस से मिलके बने हुए हैं हमारे हिमालयाज़। अच्छा, रेंजेस की बात कर लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली, ये जो सबसे नदर्न मोस्ट साइड में रेंज है उसको बुलाया जाता है ग्रेट हिमालयाज़ या फिर इनर हिमालयाज़ या फिर हिमाद्री। ये जो नदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की उसको बुलाया जा रहा है ग्रेट हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ या फिर हिमाद्री। और हिमालयाज़ की जो सबसे ऊंची पीक्स हैं वो इसी रेंज में देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट जो एवरेज हाइट है ग्रेट हिमालयाज़ की वो कितनी है? 6000 मीटर्स। कितनी है? 6000 मीटर्स। एक बार फिर से अपन इस मैप में देखने की कोशिश कर लेते हैं। देखो सबसे ऊपर वाली ये जो कंटिन्यूस रेंज देखने को मिल रही है, ये जो कंटिन्यूस रेंज है ये रेंज है ग्रेट हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री। और जो सबसे ऊंची पीक्स हैं वो सबसे ऊंची पीक्स इसी हिमाद्री में देखने को मिलती हैं। एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स। सबसे ऊंची पीक्स की अगर बात करें तो जो सबसे ऊंची पीक है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है? नेपाल में है। इधर देखो मैप में, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं फिर देखते हैं। देखो यहाँ दिख रहा होगा नेपाल में, ये माउंट एवरेस्ट है। ये कौन सी रेंज में लाया करती है? ग्रेट हिमालयाज़ में, इनर हिमालयाज़ में, हिमाद्री में। नीचे अगर देखोगे तो कंचनजंगा, ये इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। कहाँ पर है? इधर साइड में, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के साइड में ये कंचनजंगा है। फिर और भी पीक्स के नाम की बात की गई है। ये सारे पीक्स को आप मैप में लोकेट करो, देखो। एक इंपॉर्टेंट है नामचा बारवा, बेहद इंपॉर्टेंट है। नामचा बारवा जो है वो यहाँ पर है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। नामचा बारवा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्रह्मपुत्र जो है वो इस नामचा बारवा से एकदम यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है। नामचा बारवा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी पीक्स हैं, अच्छा रहेगा कि आप एटलस उठाओ और इन सबको लोकेट कर लो, देख लो। ज्योग्राफिकली बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। ग्रेट हिमालयाज़ जो हैं वो एसिमेट्रिकल हैं इन नेचर। बेसिकली ग्रेट हिमालयाज़ के जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। अब एसिमेट्रिकल फोल्ड्स का मतलब क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो अपन ये कह रहे थे कि सेडिमेंट जो है वो फोल्ड होता है, और फोल्ड होने की वजह से माउंटेन बनता है, उसे अपन बोल देते हैं फोल्ड माउंटेन। लेकिन ये जो सेडिमेंट फोल्ड हो रहा है ये कई तरीके से फोल्ड हो सकता है। जैसे पहला वाला इमेज देखो, ये जो फोल्ड है ये एक जैसा है और इनको अपन बोल देते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड्स। दूसरा अगर इमेज देखोगे तो यहाँ पे जो फोल्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं। एक जैसे नहीं है इसलिए इनको अपन बोल देते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। हमारा जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं, इनर हिमालयाज़ हैं, हिमाद्री है, जो हिमालयाज़ की नदर मोस्ट रेंज है, उसमें जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। और इसलिए अपन कह रहे हैं कि ग्रेट हिमालयाज़ में फोल्ड्स कैसे हैं? एसिमेट्रिकल नेचर के हैं। और भी टाइप के फोल्ड्स होते हैं, लेकिन फिलहाल 9th के हिसाब से सिर्फ इतना याद रखो कि ग्रेट हिमालयाज़ के जो फोल्ड्स हैं वो कैसे हैं? एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं।
और ये जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं और पूरे साल इनके ऊपर स्नो रहती है, दे आर कवर्ड बाय द स्नो। बहुत सिंपल सी चीज़। अपन ने क्या बात करी, अपन ने बात ये की कि हमारी जो हिमालयाज हैं इनमें 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलती हैं। सबसे नदर्न मोस्ट वाली जो रेंज है उसको बुलाया जाता है ग्रेट हिमालयाज, या उसको बुलाया जाता है इनर हिमालयाज, या उसको बुलाया जाता है हिमाद्री। क्या बुलाया जाता है? हिमाद्री। एवरेज हाइट कितनी है पीक्स की इस रेंज में? 6000 मीटर्स। और ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं इनमें फोल्ड्स कैसे हैं? एसिमेट्रिकल हैं। किससे बने हुए हैं ये ग्रेट हिमालयाज? ग्रेनाइट से बने हुए हैं और पूरे साल इनके ऊपर स्नो रहती है। फिर ये जो दूसरी बीच वाली रेंज है, इस बीच वाली रेंज को बुलाया जाता है हिमाचल। क्या बुलाया जाता है? हिमाचल। या फिर इसको लेसर हिमालयाज भी बुलाया जाता है, या फिर इसको मिडिल हिमालयाज भी बुलाया जाता है। बीच वाली रेंज को हिमाचल भी बुलाते हैं, लेसर हिमालय भी बुलाते हैं, मिडिल हिमालय भी बुलाते हैं। और ये जो बीच वाली रेंज है इट इज़ द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंची नीची पीक्स जो हैं वो इन्हीं लेसर हिमालयाज में देखने को मिलती हैं। और ये जो लेसर हिमालयाज हैं ये हाईली कंप्रेस्ड हैं और हाईली ऑल्टर्ड रॉक से मिलके बने हुए हैं। भाई जितना ज़्यादा भींचोगे आप रॉक को उतना ज़्यादा वो ऑल्टर होगा, उतना ज़्यादा वो चेंज होगा। तो ये जितने लेसर हिमालयाज हैं ये कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक से मिलके बने हुए हैं। और अगर पीक्स की बात करें तो लेसर हिमालयाज में ऑन एन एवरेज हाइट होती है 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में, और एवरेज विड्थ, एवरेज चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। लेसर हिमालयाज में कई सारी रेंजेस हैं, अपन ने देखा ना, देखो फिर से देख लेते हैं। ये अपन ने बात की लेसर हिमालयाज के बारे में। ये जो बीच वाले हिमालयाज हैं इनमें टूटी टूटी रेंजेस हैं। ये जो टूटी टूटी रेंजेस हैं इनमें से जो सबसे लंबी रेंज है वो है पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज के अलावा धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज, ये सब किस में है? लेसर हिमालयाज में लाई करती हैं। इनफैक्ट लेसर हिमालयाज में कई सारी फेमस वैलीज़ हैं, जैसे कश्मीर वैली, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सब इन्हीं लेसर हिमालयाज में लाई करती हैं। कई सारे फेमस हिल स्टेशंस जो हैं वो इन लेसर हिमालयाज में लाई करते हैं। और जो सबसे बाहर वाली रेंज है, जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, उसको बुलाया जाता है शिवालिक्स। ये जो सबसे नीचे वाली रेंज है इसको बुलाया जाता है शिवालिक। शिवालिक्स की जो हाइट है वो तीनों रेंजेस के कंपैरिजन में सबसे कम है। और ये जो शिवालिक्स हैं ये शिवालिक्स बने हुए हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से। ये शिवालिक्स किससे बने हुए हैं? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से। रिवर्स आती हैं अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं, वो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है और कंसोलिडेट नहीं हो पाता, जम नहीं पाता। ये जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है इससे बने हुए हैं हमारे शिवालिक्स। शिवालिक्स की एवरेज विड्थ कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, और एवरेज हाइट कितनी है? 900 से 1100 मीटर के बीच में। अच्छा, ये जो शिवालिक्स में वैलीज़ हैं ये थिक ग्रेवल और एल्यूवियम से कवर्ड हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, लेसर हिमालयाज जो मिडिल हिमालयाज वाली रेंज है और ये जो शिवालिक्स हैं जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़। वैलीज़ आपको समझ में आता होगा, ऐसी शेप की जो होती हैं वो होती हैं वैलीज़। ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो हैं उनको लोकली बुलाया जाता है दून्स। क्या बुलाया जाता है? दून्स। जो फेमस दून्स हैं उनके नाम क्या हैं? देहरादून, आपने सुना होगा, कोटली दून, पटली दून। बेसिकली ये जो हमारे मिडिल हिमालयाज वाली रेंज है और जो आउटर मोस्ट हिमालयाज वाली रेंज है शिवालिक रेंज, इन दोनों के बीच में जो वैलीज़ लाई करती हैं उन वैलीज़ को बुलाया जाता है दून्स। और इन्हीं वैलीज़ में एक देहरादून है, एक कोटली दून है, एक पटली दून है। बड़ा सिंपल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अपन ने पढ़ा है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ जो भी सब अपन ने पढ़ा हुआ है। देखो हमने क्या बात की, हिमालयाज माउंटेन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ये यंग माउंटेन्स हैं। कैसे माउंटेन्स हैं? यंग माउंटेन्स हैं। और फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आता होगा, अपन ने पढ़ लिया है। ये जो हिमालयाज हैं ये वेस्ट टू ईस्ट में रन करते हैं, इंदस से ब्रह्मपुत्र के बीच में रन करते हैं। हिमालयाज लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं, सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं, और ये एक आर्क के फॉर्म में रन करते हैं। हिमालयाज के लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ है 2400 किलोमीटर, और अगर विड्थ की बात करें तो कश्मीर में विड्थ है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में विड्थ है 150 किलोमीटर के आसपास। ये जो हिमालयाज हैं ये 3 पैरेलल रेंजेस से मिलके बने हुए हैं। जो सबसे
नॉर्दर्न साइड वाली रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, वो है ग्रेट हिमालयाज, या उसको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, या उसको हिमाद्री भी बोलते हैं, अभी अपन पढ़ के आए हैं। और ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं इनमें एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स है। ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं इनके फोल्ड्स कैसे हैं, एसिमेट्रिकल हैं, और ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं और पूरे साल ये स्नो कवर्ड रहते हैं। फिर जो बीच वाली रेंज है उसे बोलते हैं अपन मिडिल हिमालयाज, या उसको अपन बोलते हैं हिमाचल, या फिर उसको अपन लेसर हिमालयाज भी बुलाते हैं। और ये जो मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज हैं ये बने हुए हैं कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स से, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में। विड्थ कितनी है, ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर। कई सारी रेंजेस हैं इन मिडिल हिमालयाज में। जो सबसे लंबी रेंज है वो है पीर पंजल रेंज, और तीसरी रेंज है जो सबसे साउथ साइड में या जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है वो है शिवालिक्स। और शिवालिक्स जो हैं वो आउटर हिमालयाज भी कहलाते हैं। इनमें एवरेज विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर। कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर। एवरेज हाइट है इनमें 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में। और ये जो शिवालिक्स हैं ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं, और शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज के बीच में एग्जिस्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। इन वैलीज को बुलाया जाता है दून्स, फॉर एग्जाम्पल देहरादून, फॉर एग्जाम्पल कोटली दून। ये सारी बातचीत हमने अभी अभी की है। एक पेज लो, आप भी ऐसे ही शॉर्ट में लिखो, उस पेज को 2-4 बार रिवाइज करो, ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अच्छा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हिमालयाज का, 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। दूसरा एक डिवीजन और है, और ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अगर देखेंगे तो भी हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। अपन फटाफट से देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि अपने हिमालयाज हैं वेस्ट से ईस्ट के बीच में रन कर रहे हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन कैसा है, देखो यहाँ पे है इंदस रिवर। कौन सी रिवर है, इंदस रिवर। एक रिवर है यहाँ पर सतलज रिवर। कौन सी रिवर है, सतलज रिवर। इंदस और सतलज के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है पंजाब हिमालयाज। क्या बुलाया जाता है, पंजाब हिमालयाज। ये अपन वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीजन है हिमालयाज का उसको पढ़ रहे हैं। इंदस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उनको बुलाया जाता है पंजाब हिमालयाज। अच्छा, सतलज रिवर और नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री के पास में एक रिवर फ्लो करती है काली रिवर। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है कुमाऊं हिमालयाज। क्या बुलाया जाता है, कुमाऊं हिमालयाज। काली रिवर और तीस्ता रिवर, ये जो तीस्ता रिवर है ये नेपाल की ईस्टर्न बाउंड्री के पास में फ्लो करती है। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, ये जो दिहांग रिवर है ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है आसाम हिमालयाज। एक डिवीजन है पैरेलल रेंजेस के बेसिस पे, और वो 3 रेंजेस अपन ने पढ़ ली, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स। दूसरा डिवीजन है वेस्ट से लेके ईस्ट के बीच में, इंदस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है पंजाब हिमालयाज। अच्छा, एक बार अपन मैप में देख लेते हैं। देखो क्या है, थोड़ा देखेंगे। ये यहाँ पे इंदस रिवर है, कहाँ पर है, ये रही इंदस रिवर। इंदस रिवर और यहाँ कहीं है सतलज रिवर। इंदस और सतलज के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है पंजाब हिमालयाज। क्या बुलाया जाता है, पंजाब हिमालयाज। फिर सतलज और यहाँ कहीं से काली रिवर फ्लो करती है। सतलज और काली के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है कुमाऊं हिमालयाज। काली और तीस्ता रिवर के बीच में, यहाँ कहीं तीस्ता रिवर है, काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर यहाँ पे कहीं है, उसके बीच वाले हिमालयाज को बुलाया जाता है आसाम हिमालयाज। क्या बुलाया जाता है, आसाम हिमालयाज। और वही लिखा हुआ है टेक्स्ट में, फटाफट से देख लेते हैं। देखो, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज आर नोन एज पंजाब हिमालयाज। इन पंजाब हिमालयाज को रीजनली कश्मीर हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज भी बुलाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है कुमाऊं हिमालयाज। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको बुलाया जाता है आसाम हिमालयाज। अच्छा, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन इन हिमालयाज के अपने अपने रीजन के हिसाब से रीजनल नेम्स भी हैं। वो रीजनल नेम्स को अपन नहीं पढ़ रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत अपन देख लेंगे। अच्छा, ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालयाज की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करती है।
और ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैप में देखते हैं, इसको एक बार डिलीट करते हैं फिर देखते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ तक हिमालयाज जो हैं वो रन कर रहे हैं एक आर्क के फॉर्म में। ब्रह्मपुत्र के बाद ये जो हिमालयाज हैं वो एकदम से साउथ में बेंड हो जाते हैं और साउथ में टर्न हो जाते हैं, एक्सटेंड करने लग जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है हिमालयाज की। ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से टर्न हो रही है वहाँ पे एक गॉर्ज है जिसका नाम है दिहांग गॉर्ज। क्या नाम है? दिहांग गॉर्ज। और इस दिहांग गॉर्ज से हिमालयाज जो हैं वो एकदम शार्पली बेंड करते हैं साउथ साइड में, और नॉर्थ ईस्ट में साउथ साइड में जब ये बेंड करते हैं तो इनको बुलाया जाता है पूर्वांचल, या फिर इनको बुलाया जाता है ईस्टर्न हिल्स, या फिर इनको बुलाया जाता है ईस्टर्न माउंटेन्स। और ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बाउंड्री को फॉर्म करते हैं। और ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये सैंड स्टोन से बने हुए हैं। सैंड स्टोन एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। इन पूर्वांचल हिल्स में कई सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे पटकाई हिल्स हैं, जैसे नागा हिल्स हैं, जैसे मणिपुर हिल्स हैं, जैसे मिजो हिल्स हैं। इनको भी देखने की ज़रूरत है। आप एटलस खोलो और इन सबको देखो। यहाँ पे ब्रॉडली दिखाया गया है, नाम एक एक नहीं दिया गया है। जैसे ये जो है, एक बार फिर से मेरे को डिलीट करने दो फिर बताता हूँ। ये है ऊपर वाली, ये पटकाई है, फिर इधर मिजो है, फिर इधर मणिपुर है। तो ये सारे हिल्स को आपको देखने की ज़रूरत है। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, इनको एक बार ढंग से एटलस में देखो, प्लॉट करो कि कहाँ पे लोकेटेड है। एक मैप लो, उस पर ड्रॉ करो। आपके फ़ायदे के लिए रहेगा अगर ये बेसिक चीज़ें आप कर लोगे तो। हिमालयाज़ के बारे में हमने बात की है। हिमालयाज़ के बारे में एक तो हमने ये बात की कि हिमालयाज़ जो हैं वो यंग माउंटेन्स हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, और हिमालयाज़ जो हैं वो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं, रग्ड माउंटेन्स हैं, एक आर्क के फॉर्म में एक्सटेंड करते हैं। लेंथ है 2400 किलोमीटर। विड्थ अगर कश्मीर में बात करें तो 400 किलोमीटर है, अगर अरुणाचल में बात करें तो 150 किलोमीटर है। 3 पैरेलल रेंजेस हैं इन हिमालयाज़ में, और वो 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी हैं? ग्रेटर हिमालयाज़, जो नदन मोस्ट है वो ग्रेटर हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री बुलाई जाती है। एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 6000 मीटर। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं इसमें, ग्रेनाइट से बनी हुई है। फिर जो बीच वाली है उसको बोलते हैं मिडिल हिमालयाज़ या हिमाचल या लेसर हिमालयाज़। ये कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर रॉक से बनी हुई है। एवरेज हाइट है 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में। एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लेंथेस्ट रेंज है हिमाचल की मिडिल हिमालयाज़ की वो है पीर पंजल रेंज। फिर जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है वो है शिवालिक्स, और शिवालिक्स जो हैं उनकी एवरेज विड्थ है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, और हाइट है सिर्फ 900 से 1100 मीटर के बीच में। और ये शिवालिक्स अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं। शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज़ के बीच में जो वैलीज़ हैं उनको बुलाया जाता है दून्स। जो फेमस दून का नाम है वो है देहरादून। ये सब अपन ने पढ़ लिया। फिर एक क्लासिफिकेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट के बेसिस पे भी है। इंदस और सतलज के बीच में जो हिमालयाज़ हैं उनको बुलाया जाता है पंजाब हिमालयाज़। सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज़ हैं उनको बुलाया जाता है कुमाऊं हिमालयाज़। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज़ हैं उनको बुलाया जाता है नेपाल हिमालयाज़। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज़ हैं उनको बोला जाता है आसाम हिमालयाज़। ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करती है हिमालयाज़ की को, और इस ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद ये जो हिमालयाज़ हैं वो एकदम शार्पली बेंड करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बाउंड्री को फॉर्म करते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में साउथ की तरफ बेंड हुए हिमालयाज़, वहाँ पे इनको बुलाया जाता है पूर्वांचल हिल्स। क्या बुलाया जाता है? पूर्वांचल हिल्स। और ये बनी हुई है सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन जो कि एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। मेजर पूर्वांचल हिल्स कौन सी हैं? पटकाई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं। और ये हिमालयाज़ की बातचीत खत्म हो गई। फिर इसके बाद बात आती है नदन प्लेन्स के बारे में, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो नदन प्लेन्स हैं ये 3 मेजर रिवर सिस्टम्स की वजह से बने हुए हैं। कौन कौन सी 3 रिवर्स हैं? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हमारे कंट्री की सबसे फेमस रिवर्स इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बने हुए हैं नदन प्लेन्स। बेसिकली हो क्या रहा है? पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से ये तीनों रिवर्स और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट लेकर आ रही हैं, वो अपने साथ में खूब सारा एल्यूवियम लेकर आ रही हैं। और ये जो सेडिमेंट है, ये जो एल्यूवियम है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट हो रहा है, जम रहा है, और इसी डिपोजिशन की वजह से नदन प्लेन्स फॉर्म हो गए। इन नदन प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल मिलती है, और एल्यूवियल सॉइल जो है वो हाईली फर्टाइल सॉइल है। अगर एरिया की बात करें तो नदन प्लेन्स जो हैं वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, और लेंथ कितनी है? वही सेम हिमालयाज़ के बराबर 2400 किलोमीटर की लेंथ है।
विड्थ की अगर बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है इसकी विड्थ। डेंसली पॉपुलेटेड हैं ये जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, बिकॉज यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, यहाँ पे खूब सारा पानी अवेलेबल है, यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, इस सब की वजह से खूब सारा एग्रीकल्चर होता है, तो लोग बाग नदर्न प्लेन्स में खूब बढ़ चढ़ के रहते हैं, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो नदर्न प्लेन्स हैं ये बने हुए हैं रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क की वजह से, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ये तीनों रिवर्स नदर्न माउंटेन से ऑरिजिनेट करती हैं और अपने साथ में सेडिमेंट लेकर आती हैं, अपने साथ में एल्यूवियम लेकर आती हैं और इस सेडिमेंट को, एल्यूवियम को डिपॉजिट करती हैं और इसी डिपोजिशनल वर्क की वजह से नदर्न प्लेन्स फॉर्म हुए। लोअर कोर्स में जैसे ही ये नदियाँ एंटर करती हैं, जहाँ पे स्लोप जेंटल हो जाता है, स्लोप थोड़ा लाइट हो जाता है, वहाँ पे इन रिवर्स की वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती है और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो ये रिवर्स अपना जितना भी सेडिमेंट है उसको डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती हैं और इस डिपोजिशन की वजह से कभी कभी रिवर के बीचों बीच रिवराइन आइलैंड फॉर्म हो जाता है। होता क्या है, देखो ये रहा माउंटेन, माउंटेन से नदी फ्लो कर रही है, माउंटेन से नीचे आने के लिए इस नदी को अपना कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेविटी अपना काम करेगी और ये नदी अपने आप नीचे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये नदी प्लेन्स में एंटर करेगी, अब प्लेन्स में अगर इस नदी को फ्लो करना है तो इसको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। और बड़ा सिंपल है कि सेम स्पीड पर नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि इसमें सेडिमेंट का भी वजन है। अब दो ही तरीके हैं, या तो सेडिमेंट को डिपॉजिट करो या फिर वहीं के वहीं रुक जाओ। रुक सकती नहीं है तो ये क्या करती है, सेडिमेंट को डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती है। इसको मैं आमतौर पे इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपके ऊपर किसी ने 100-200 किलो वजन बांध दिया और आपको छत से फेंक दिया, आप नीचे आ ही जाओगे। 100-200 छोड़ो, 500 किलो वजन हो, आप नीचे आ जाओगे, बिकॉज आपकी कोई ताकत नहीं लग रही है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, आप नीचे आ रहे हो। सेम हो रहा है रिवर के साथ में जब ये माउंटेन से नीचे आ रही है। लेकिन अगर आपकी कमर के ऊपर 100 किलो वजन बांध दिया गया है और आपको किसी प्लेन एरिया पे चलने के लिए बोला गया है, तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाओगे। और अगर आपको दूर तक चलना है तो आपको अपना वेट ड्रॉप करना पड़ेगा। वही हो रहा है इस रिवर के साथ में कि रिवर जैसे ही प्लेन्स में एंटर करती है, ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए सेडिमेंट को ड्रॉप करने की शुरुआत कर देती है। लोअर कोर्स में मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग वाले एरिया में ये जो रिवर है इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि ये फिर फर्दर सेडिमेंट को कैरी नहीं कर पाती है, तो सेडिमेंट को वहीं बीच में डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती है। और कभी कभी क्या होता है, रिवर के बीचों बीच एक आइलैंड फॉर्म हो जाता है, उसको अपन बोल देते हैं रिवराइन आइलैंड। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है मजूली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में लाई करता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड कौन सा है? मजूली आइलैंड है। कौन सी रिवर में है? ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन वर्क की वजह से ही फॉर्म हुआ है। अच्छा, लोअर कोर्स में अपने को ये भी पता है, ये तो पढ़ा हुआ है कि जैसे ही नदी जो है वो ओशन में एंटर करने वाली होती है तो इस रिवर की स्पीड बेहद कम हो जाती है, मतलब हाईली, बहुत ही कम हो जाती है। इसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती कि ये फर्दर और मूव कर सके, तो जितना भी सेडिमेंट है उसको ये डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती है। और इस सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से ये जो रिवर है ये कई सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो कि बिल्कुल ओशन के एंटर करने से पहले बने हैं, उनको बुलाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। देखो, अभी तक हमने क्या बात की नदर्न प्लेन्स के बारे में। नदर्न प्लेन्स जो हैं वो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स की वजह से बने हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो पिछले कई 100 सालों से सेडिमेंट लेकर आ रही हैं, एल्यूवियम को लेकर आ रही हैं, उसको डिपॉजिट कर रही हैं। उसी डिपोजिशनल वर्क का नतीजा है हमारे नदर्न प्लेन्स। इनकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ है 2400 किलोमीटर। विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ वेरी करती है 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर के बीच में। एरिया की अगर बात करें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज भाई एल्यूवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर बढ़िया होता है, पानी की अवेलेबिलिटी आई, फेवरेबल क्लाइमेट है, तो डिपोजिशनल वर्क की वजह से बने हुए हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो रिवर्स हैं इनकी वेलोसिटी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि अपने सेडिमेंट को फर्दर कैरी नहीं कर पाती हैं, तो ये रिवर के बीचों बीच डिपोजिशनल वर्क शुरू कर देती हैं। और ये डिपोजिशनल वर्क कभी इतना ज़्यादा हो जाता है
कि ये डिपोजिशन की वजह से रिवर के बीचों बीच एक आइलैंड की फॉर्म में स्टैब्लिश हो जाता है। इसको अपन बोल देते हैं रिवराइन आइलैंड। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? मजूली, जो कि किस रिवर में? ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर में डिपोजिशनल वर्क हुआ, उसकी वजह से जो आइलैंड फॉर्म हुआ उसे अपन बुला रहे हैं मजूली आइलैंड। अच्छा, रिवर जब बिल्कुल ओशन में एंटर करने वाली होती है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। इन स्ट्रीम्स को अपन क्या बोलते हैं? इन चैनल्स को अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अच्छा, ये जो नदन प्लेन्स हैं इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। वेस्ट टू ईस्ट ये जो नदन प्लेन्स हैं इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। और कैसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है इसको अपन देख लेते हैं। देखो क्या है, मान लेते हैं ये नदन प्लेन्स हैं, इधर इंदस रिवर है। इधर कौन सी रिवर है? इंदस रिवर। इंदस और एक रिवर और है जिसका नाम है घग्गर रिवर। क्या नाम है? घग्गर रिवर। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये घग्गर रिवर जो है इसको लोकेट कर लेना, लेकिन नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है लगभग वहीं पे है घग्गर रिवर। इंदस और घग्गर रिवर के बीच में जो नदन प्लेन्स हैं उनको बुलाया जाता है पंजाब प्लेन्स। क्या बुलाया जाता है? पंजाब प्लेन्स। घग्गर रिवर और तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर जो कि नेपाल की ईस्टर्न बाउंड्री के पास में है, घग्गर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो नदन प्लेन्स हैं उनको बुलाया जाता है गंगा प्लेन्स। क्या बुलाया जाता है? गंगा प्लेन्स। और तीस्ता के बाद ये पूरा आसाम वाले रीजन में जो प्लेन्स हैं उनको बुलाया जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्या बुलाया जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो प्लेन्स फॉर्म हुए उनको बुला रहे हैं अपन पंजाब प्लेन्स। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो प्लेन्स फॉर्म हुए उनको अपन बुला रहे हैं गंगा प्लेन्स। और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो प्लेन्स फॉर्म हुए उनको अपन बुला रहे हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। वेस्टर्न पार्ट में जो नदन प्लेन्स हैं उनको बुलाते हैं पंजाब प्लेन्स। और ये बने हैं इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से पंजाब प्लेन्स बने हैं। पंजाब प्लेन्स का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो आज के पाकिस्तान में लाया करता है। इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम और उनकी लोकेशन बहुत ढंग से याद रखना। ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। एटलस उठाओ और एटलस में देखो, अगर बहुत माइन्यूट तौर पे बताया जाए तो ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंदस रिवर है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। अपन जब मैपिंग करेंगे तो बहुत ढंग से इन रिवर्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मैप उठा सकते हो। लोकेशन वगैरह कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो सब आप ड्रॉ कर सकते हो। इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। अच्छा, ये जितने भी पंजाब प्लेन्स हैं इनमें खूब सारे दोआब्स देखने को मिलते हैं। दोआब्स का मतलब क्या होता है? दोआब जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो दो का मतलब 2, और दूसरा आब का मतलब वाटर। 2 का मतलब 2, आब का मतलब वाटर। दोआब मतलब लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। अब आप देख सकते हो पंजाब प्लेन्स 4-5 रिवर्स हैं वहाँ पे। इंदस है, फिर वहाँ पे सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। और इन रिवर्स के बीच में खूब सारी लैंड होती है। ये जो लैंड बिटवीन 2 रिवर्स है इसको बुलाया जाता है दोआब्स। पंजाब ये जो शब्द है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज मतलब होता है 5 और आब मतलब होता है वाटर। लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज नोन एज पंजाब। अच्छा, फिर गंगा प्लेन्स जो हैं वो किसके बीच में हैं? घग्गर रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में। कौन कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं गंगा प्लेन्स? हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, थोड़ा बहुत झारखंड को और वेस्ट बंगाल को। और फिर ईस्ट में अगर जाएं, आसाम वाले एरिया में अगर जाएं तो वहाँ पे हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बने हैं। अच्छा, आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो नदन प्लेन्स हैं ये एकदम फ्लैट हैं, इनमें कोई भी रिलीफ का वेरिएशन नहीं है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है। ये जो नदन प्लेन्स हैं इनमें भी हाई लेवल की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इनमें भी हाईली डाइवर्स रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये जो नदन प्लेन्स हैं इनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। इन 4 रीजन्स को अपन टेक्स्ट में तो देख ही लेंगे, लेकिन एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये तो वही है नदन प्लेन्स जो अभी अपन पढ़ के आए। ये पंजाब प्लेन्स हैं, ये गंगा प्लेन्स हैं, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। ये अभी अपन ने देख लिए, समझ लिए। अच्छा, ये जो नदन प्लेन्स हैं इनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। ये डिवीजन इस इमेज से समझा जा सकता है। देखो हो क्या रहा है, ये मान लेते हैं कि हमारे ग्रेट हिमालयाज़ हैं, जो सबसे नदन मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की वो है। फिर ये मिडिल हिमालयाज़ वाली रेंज है, और फिर ये हमारे शिवालिक्स हैं। एक नदी है इन माउंटेन्स पे से फ्लो करके आ रही है।
जैसे ही ये नदी फुट हिल्स में एंटर करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, तो अभी अपन ने बात की कि ये अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करने की शुरुआत करती है, ये अपने वेट को ड्रॉप करने की शुरुआत करती है ताकि ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर सके। तो जैसे ही ये रिवर जो है प्लेन्स में एंटर करती है, ये सबसे पहले अपने पेबल्स को ड्रॉप करती है, कंकड़ पत्थरों को ड्रॉप करती है। लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये नदी अपने पेबल्स को, अपने कंकड़ पत्थरों को डिपॉजिट करती है। ये जो डिपोजिशनल वर्क किया गया पेबल्स का, इस बेल्ट को अपन बुलाते हैं भाबर बेल्ट। क्या बुलाते हैं? भाबर बेल्ट। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, वहाँ पे पानी बहुत कम दिख रहा होता है। तो ये जो भाबर बेल्ट है, वहाँ पे पानी बेहद कम दिखता है, पत्थर ज़्यादा दिखाई देते हैं। और हो क्या रहा है कि नदी अभी अभी माउंटेन से नीचे उतरी है, प्लेन्स में एंटर करी है, तो अपना जो वेट है उसको ड्रॉप कर रही है, और वेट के तौर पे सबसे पहले बड़े बड़े पेबल्स को, बड़े बड़े पत्थरों को ड्रॉप कर रही है। ये जो डिपोजिशनल वर्क किया गया, इसको बुलाते हैं अपन भाबर बेल्ट। फिर जैसे ही ये भाबर बेल्ट खत्म होती है, तो ये रिवर जो है वो वापस से इमर्ज होने की शुरुआत करती है, ऊपर आने की शुरुआत करती है। लेकिन यहाँ पे ये रिवर जो है वो स्वैम्पी होती है, वो थोड़ी मार्शी होती है, पानी थोड़ा सा गंदा होता है, और इस बेल्ट को अपन बुलाते हैं तराई बेल्ट। क्या बुलाते हैं? तराई बेल्ट। लेकिन तराई बेल्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे खूब थिक फॉरेस्ट एरियाज़ देखने को मिलते हैं। हालांकि आज की डेट में इन फॉरेस्ट एरियाज़ को बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाबर बेल्ट में क्या हुआ, नदी ने पेबल्स को डिपॉजिट किया, यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा दिख रहे हैं, पानी कम दिख रहा है। तराई बेल्ट में पानी एक बार फिर से इमर्ज हुआ, और ये स्वैम्पी और मार्शी एरिया है, थोड़ा गंदा पानी भी है। इसको अपन बोलते हैं तराई बेल्ट। और ये जो तराई बेल्ट है, इसमें खूब सारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, नदी अपने साथ में सेडिमेंट लेकर आ रही है। सेडिमेंट लाई, नदी ने किनारे पे डिपॉजिट कर दिया उस सेडिमेंट को दोनों तरफ। फिर दोबारा पानी आया तो ये जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड सेडिमेंट था, ये थोड़ा बाहर की तरफ पुश हो गया, और यहाँ पे एक नया सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। फिर और पानी आया तो ये जो सेडिमेंट है वो और थोड़ा बाहर की तरफ डिपॉजिट हो गया, और फिर एक और नया सेडिमेंट जो है वो आके डिपॉजिट हो गया। और ये पिछले कई मिलियन ईयर से चल रहा है। तो ये जो पुराना वाला डिपोजिशन है, ये जो पुराना वाला एल्यूवियम है, ये बाहर की तरफ पुश होता जा रहा है। ये जो ओल्ड एल्यूवियम है, जो कि नदी के किनारे से दूर है, इसको अपन बुलाते हैं बांगर। क्या बुलाते हैं? बांगर। और ये जो नया एल्यूवियम है, जो कि अभी रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है, उसको अपन बुलाते हैं खादर। उसको अपन क्या बुलाते हैं? खादर। अब आप सोच सकते हो कि नया एल्यूवियल ज़्यादा फर्टाइल होगा या पुराना एल्यूवियल, बट ऑब्वियस सी बात है नया एल्यूवियल ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये जो खादर है, ये बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये जो खादर है, ये बांगर के कंपैरिजन में न्यू एल्यूवियम से बना होता है। 4 डिविजन्स हैं। एक है भाबर। भाबर का मतलब क्या है? रिवर जैसे ही माउंटेन से नीचे उतरती है और प्लेन्स में एंटर करती है, तो खूब सारे पेबल्स को, कंकड़ पत्थरों को डिपॉजिट करती है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर के बीच में। इस बेल्ट को अपन बुला रहे हैं भाबर बेल्ट। फिर जब ये भाबर बेल्ट खत्म होती है, तो ये पानी वापस से एक बार इमर्ज होने की शुरुआत करता है। ये स्वैम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, इसमें थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है। इस बेल्ट को अपन बुलाते हैं तराई बेल्ट। तराई बेल्ट में लंबे चौड़े फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और फिर नदी जो है वो साथ के साथ डिपोजिशन भी कर रही है, डिपोजिशन कर रही है अपने किनारे पे, अपने शोर पे। अब पिछले कई 100 सालों से, कई मिलियन ईयर्स से ये डिपोजिशन हो रहा है। तो जो ओल्ड एल्यूवियम है, जो पहले डिपॉजिट हुआ, वो बाहर की तरफ पुश होता जा रहा है, और जो नया वाला है वो किनारे पे डिपॉजिट होता जा रहा है। जो ओल्ड एल्यूवियम है, जो बाहर की तरफ पुश हो गया है, जो नदी के किनारे से दूर है, उसको अपन बुलाते हैं बांगर। और जो नया डिपोजिशन है, जो नया एल्यूवियम है, उसको अपन बुलाते हैं खादर। और ये जो खादर है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल होता है इन कंपैरिजन टू बांगर। और उन्हीं 4 रीजन्स के बारे में बातचीत की गई है। देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। इट इज़ नोन एज भाबर। जैसे ही शिवालिक से नीचे उतरेंगे, पेबल्स को डिपॉजिट करना शुरू करेगी रिवर। 8 से 16 किलोमीटर के बीच में पेबल्स को डिपॉजिट किया जाता है। इस बेल्ट को बुलाया जाता है भाबर। क्या बुलाया जाता है? भाबर। और इस भाबर बेल्ट में पानी बहुत कम दिखता है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा दिखते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा आगे चलती है,
ये रिवर, इसका पानी जो है वो वापस से री इमर्ज होता है, लेकिन ये स्वैम्पी, ये मार्शी रीजन होता है, इसमें पानी थोड़ा गंदा होता है और इसको अपन बुलाते हैं तराई। और तराई रीजन में थिक फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग इन फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एल्यूवियम के डिपोजिशन के बेसिस पर अगर बात करें तो जो ओल्डर एल्यूवियम का डिपोजिशन होता है उसको अपन बोलते हैं बांगर। ये जो बांगर है इसमें कंकड़ देखने को मिलते हैं, और ये जो कंकड़ हैं ये कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं ये बांगर के कंकर्स। और जो नया डिपोजिशन है, जो न्यू एल्यूवियम है, उसको बुलाया जाता है खादर। और ये जो खादर है ये बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल होती है। और इसके साथ नदन प्लेन्स की बातचीत खत्म हो गई। आगे के जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। हिमालयन माउंटेन्स और नदन प्लेन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इन जनरल भी बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। और जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।